वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर तुम्हें ये काम यहाँ पर जारी रखना है तो इस मुआहदे पर भी अमल करना होगा। बसूरत देकर तुम जानते हो कि हम ऐसे लोगों के बारे में मुकम्मल मालूमात रखते हैं, मसलन तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में क्या जानते हो? शारिक ने इस मर्तबा उसकी बात काट दी। तुम्हारे बारे में? सब इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। एक मर्तबा जो यक्स थाने का चक्कर लगा लेता है वो हमेशा के लिए पुलिस की नजरों में आ जाता है, और तुम तो एक लंबी सजा काट कर आए हो और उसके बाद भी सरकारी मेहमान बनते रहे हो। तुम्हारा लोहाई थाने का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। यहाँ अगर छांगा ने तुम्हें पनाह ना दी होती तो तुम एक दिन भी आजाद नहीं रह सकते थे, और अब तुम इस अड्डे के मालिक हो। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि पुलिस से अदम ताउन की सूरत में तुम्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना हो सकता है। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। ठीक है, वो बोला, छांगा से तुम लोगों का जो मुआहदा हुआ है वो जारी रहेगा। अकल मान दो। सब इंस्पेक्टर मुस्कुरा दिया। 10 बजे थाने आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब से तफसील से बात कर लेना, वो बहुत अच्छे आदमी है। उनसे मेल मुलाकात रखोगे तो तुम्हें कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, शारिक ने जवाब दिया। इसी दौरान गामा चाय लेकर आ गया। चाय के बाद जब सब इंस्पेक्टर रुखसत होने लगा तो शारिक ने 500 रुपए के नोट उसके हाथ में थमा दिए। इसकी क्या जरूरत थी? सब इंस्पेक्टर ने नोट जेब में रखते हुए कहा। बोनी समझ लो। शारिक मुस्कुरा दिया। बोनी अच्छी हो तो दिन अच्छा गुजर जाता है। बोनी अच्छी हो या बुरी, हमारे दिन तो बस ऐसे ही गुजरते हैं, सब इंस्पेक्टर ने कहा। तुम 10 बजे थाने पहुंच जाना, उसके बाद इंस्पेक्टर साहब को कहीं और जाना है। अपना मामला आज ही तय कर लो तो बेहतर है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, शारिक ने उसे हाथ बिलाते हुए जवाब दिया। सब इंस्पेक्टर के जाने के बाद शारिक एक बार फिर सोच में पड़ गया। उसका पूरा रिकॉर्ड उस थाने में मौजूद था, और मैं छांगा की वजह से उस इलाके की पुलिस ने कभी उस पर हाथ नहीं डाला था। उसे छांगे का आदमी समझा जाता था, और छांगा उन्हें 1 लाख रुपए माहवार भत्ता देता था। 9 बजे के लगभग ग्वाल मंडी का मौलवी हमीद भी पहुंच गया। ग्वाल मंडी चौक पर उसकी चाय की दुकान थी। उसकी दुकान पर दिन भर ग्राहकों की आमदोरफ्त जारी रहती थी। शाम के बाद तो वहाँ मेला साल लगा रहता था। दुकान के अंदर ग्राहकों के लिए सिर्फ 3 मेजें थी। शाम होती सामने वाले फुटपाथ पर मेजें और कुर्सियां बिछा दी जाती थी, और रात 1-1:30 बजे तक यहाँ रौनक रहती थी। मौलवी हमीद 35 और 40 के दरमियान रहा होगा। चौकी दाढ़ी और माथे पर मोहराव का निशान था। सर पर हर वक्त टोपी मौजूद रहती थी। वो काउंटर पर खुद ही बैठा था। चाय के साथ उसका हीरोइन का कारोबार भी चलता था। कुछ अर्सा पहले तक वो इस इलाके की मार्केट पर छाया हुआ था, लेकिन फिर मादा गुजर के 2 आदमियों ने भी अड्डे खोल दिए। वो देखते ही देखते कारोबार पर छा गए। मौलवी हमीद पैसे के मामले में जरा कमजोर आदमी था, दबता चला गया। अब उसका हीरोइन का कारोबार वराए नाम ही रह गया था। इस वक्त वो शार का पैगाम मिलते ही दौड़ता चला आया था। सुबह से रात तक तुम्हारा कितना माल बिक जाता है? शारे ने पूछा। अब तो ना होने के बराबर है, मौलवी हमीद ने जवाब दिया। कुछ लगे मंदे गाहक हैं जो मुरव्वत में चले आते हैं। मेरे सारे गाहक तो माजे गुजर के आदमियों ने तोड़ लिए हैं। फिक्र मत करो, अब वो तमाम गाहक तुम्हारे पास वापस आएंगे। शारिक ने कहा। जितना माल तुम्हें चाहिए ले जाओ और आधी कीमत पर बेचना शुरू कर दो। पैसे की परवाह मत करना, मादा गुजर के आदमी वहां नहीं टिकने चाहिए। आधी कीमत पर? मौलवी हमीद ने हैरत से उसकी तरफ देखा, लेकिन दाम तो पहले से बढ़ चुके हैं। आधी कीमत पर माल कैसे फरोख्त हो सकता है? और मैं ये नुकसान बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। हुरीफ को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद भी थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, और ये नुकसान तुम नहीं मैं उठाऊंगा। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर ग्वाल मंडी से माजा गुज्जर के आदमियों का सफाया करना चाहता हूँ। ग्वाल मंडी के बाद दूसरे इलाकों की बारी आएगी। मादा गुज्जर ये समझ रहा है कि छांगा के मरने के बाद उसके आदमी इतने कमजोर हो गए हैं कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मैं उसे बताऊंगा कि छांगा के आदमी इस कदर कमजोर नहीं कि उन्हें आसानी से दबाया जा सके। हर जगह उसका मुकाबला करेंगे और बिलाकर उसे ये मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर देंगे। अगर ये बात है तो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मौलवी हमीद ने कहा। ठीक है, तुम जाओ, शाम से पहले पहले तुम्हें माल मिल जाएगा। शारिक कहते हुए उठ गया। तुम आज इस प्रोग्राम पर अमल शुरू कर दो, फिर देखो तमाशा। मौलवी हमीद के जाने के कुछ ही देर बाद शारिक ने गामा को कुछ हदायत दी और तवीले से निकल आया। उसका रुख थाने की तरफ था। शारिक को गए हुए कई रोज हो चुके थे। वो रात समीना ने जागते हुए गुजारी थी। तभी वो शारिक के चले जाने पर खुदा का शुक्र अदा करती, और कभी उसके मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल जाता। वो शारिक की शराफत और मासूमियत पर फरीफ्ता हुई थी, लेकिन उसने उसे ऐसे जाल में फंसा दिया था। इसके फंदे तंग होते जा रहे थे। उसे अगले रोज भी समीना कॉलेज नहीं गई थी। एक अजीब सा खौफ उसके ज़हन पर तारी था। हर आहट पर वो गड़बड़ा जाती। दरवाजे के सामने आती कोई भी आवाज सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती।
उसे हर वक्त यही डरका लगा रहता कि पुलिस किसी बेल में यहाँ पहुंच जाएगी और उसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके ले जाएगी। फिर ये सोचकर वो अपने आप को तसल्ली देती कि पुलिस को पता नहीं चलेगा कि सलमान एडवोकेट का कातिल कौन था। वो रेस्टोरेंट के लॉन से सलमान को बुलाने गई थी, लेकिन उसने चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि उसका चेहरा छुप कर रह गया था। आंखें नजर आ रही थी और बैद आंखों से शनाख्त नहीं किया जा सकता था। उससे अगले रोज जब शारिक उसे छोड़कर चला गया तो वो खूब बिलक बिलक कर रोई थी। शारिक उसे बीच राह में छोड़कर चला गया था और वो रात भर सोचती रही थी कि अगर किसी तरह पुलिस उस तक पहुंच गई तो वो शारिक के बारे में क्या बताएगी। वो तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो लाहौर में रहता कहाँ था। वो रात उसने बड़ी मुश्किल गुजारी। रोने और रात भर जागने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। नसों में इस कदर शदीद तनाव था जैसे किसी बीले में फट जाएंगी। अभी सूरज नहीं निकला था, लेकिन दिन की रोशनी फैल रही थी। उसने उठकर चाय बनाई। कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए वो एक बार फिर सूरत हाल का जायजा लेने लगी। उसके ज़हन में एक सवाल ये भी गर्दिश कर रहा था कि शारिक उसे छोड़कर भाग तो नहीं गया। शारिक की शराफत की वो अब भी कायल थी। तमाम तर मौके होने के बावजूद शारिक ने कोई फायदा नहीं उठाया था। कम से कम 2 मरतबा ऐसा मौका भी आया था कि उसने अपने आप को शारिक की आगोश में गिरा दिया था, मगर शारिक या तो बेवकूफ था या औरत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और या फिर वाकई वो इस कदर शरीफ था कि जवान औरत वो अपनी आगोश में पाकर भी उसने शराफत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर मर्द के दिल में यही हवस हो। बाज लोग दूसरे तरीकों से भी औरत की मजबूरी और बेबसी से फायदा उठा लेते हैं। पहली रात शारिक महज इत्तफाक से उसके घर में पहुंच गया था। वो पूरी से बचना चाहता था। उसने गन पॉइंट पर उसे यरगमाल बना लिया था, और जब उसे पता चला कि वो यहाँ बिल्कुल अकेली है तो शराफत का मुजाहरा करके उसका एतमाद हासिल कर लिया। और जब पूरी समीना को पकड़ कर ले दी तो उसका कदम बनकर पहुंच गया और फिर उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं था। हो सकता है उसका असल मकसद ये हो कि अपने दुश्मन सलमान को कत्ल करने के लिए उसे किसी साथी की जरूरत हो। उस रियाज से उसका मकसद पूरा हो गया था और वो उसे छोड़कर चला गया था। समीना ये सब कुछ सोच तो रही थी, लेकिन उसका दिल नहीं मानता था कि शारिक उसे छोड़कर चला गया हो। बाहर गली में लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई थी। समीना उठकर बाथरूम में चली गई। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारने से उसकी आवाज किसी कदर बहाल हो गई। पहले उसने सोचा कि बिस्तर पर जाकर लेट जाए, लेकिन फिर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। कल भी वो नहीं गई थी, आज भी ना गई तो प्रिंसिपल के सामने जवाबदेही करनी पड़ेगी। उसने नाश्ता किया, लिबास बदलकर तैयार हुई। वो अपना नोट्स वाला रजिस्टर उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ना ही चाहती थी कि उसे यकायक महसूस हुआ जैसे जमीन पैरों के नीचे से निकली जा रही हो। वो गए जल्दी से करीब पड़ी हुई कुर्सी का सहारा ना ले लेती तो यकीनन गिर पड़ती। रजिस्टर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो दोनों हाथों से कुर्सी थामे खड़ी रही। उसे हर चीज घूमती हुई महसूस हो रही थी, और जब यह गर्दश जरा कम हुई तो आंखों के सामने तारीकी सी फैलने लगी। वो कुर्सी छोड़कर लड़खड़ाती हुई पलंग पर आन गिरी और सर को दोनों हाथों से थाम कर आंखें बंद कर ली। उसे बुरी तरह चक्कर आ रहे थे। उसने सर को मजबूती से थाम रखा था। दिमाग की नसें फटती हुई सी महसूस हो रही थी। अपने इर्द गिर्द की हर चीज गर्दिश करती हुई महसूस हो रही थी। पलंग यूं घूम रहा था जैसे बमर में फंसी हुई किश्ती गर्दिश करती हुई लहरों के कुएं में धंसती जा रही हो। उसने आंखें बंद कर ली। वो अपने आप को डूबता हुआ महसूस कर रही थी, साथ ही उसका ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। वो अंधाधुंध भाग रही थी। उसके चारों तरफ तारीकी थी। घटाडूब अंधेरा दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। वो बस दौड़ रही थी और खूनी बेड़ुओं से बचने के लिए जो सर निकाले हुर्राते हुए उसके पीछे दौड़ रहे थे। वो दौड़ते दौड़ते रुक गई। तारीकी में चमकती हुई सुर्ख आंखों ने उसका रास्ता रोक लिया। वो भेड़िए थे। उसने पीछे देखा, वहां भी खूनी बेड़िए थे। सुर्ख रबाने निकाले उसकी तरफ लपक रहे थे। हर तरफ बेड़िए उसका रास्ता रोके खड़े थे। उसके कानों में सीटियां सी बजने की आवाजें सुनाई देती जा रही थी। उसने दोनों हाथ कानों पर रख ली। वो चीखना चाहती थी। उसकी आवाज सीने में घुटकर रह गई थी। सीढ़ियों की आवाज तेज से तेज दर होती जा रही थी। उसके कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। वो आवाज उसके दिमाग पर हथौड़े बरसाने लगी थी और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने आंखें खोल दी और बदहवास ही होकर इधर उधर देखने लगी। उसका जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। दिमाग में अब भी हथौड़े बरस रहे थे और सीटियों जैसी तेज आवाज सुनाई दे रही थी। अब डडडाहट की आवाज भी उसमें शामिल हो गई थी। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। ना तो वीराना था, ना ही तारीकी और ना ही खूनी बेड़िए। दिन की रोशनी की जो खिड़की के अंदर भी आ रही थी। बाहर दरवाजे की घंटी बज रही थी और साथ ही दरवाजा डरडराया भी जा रहा था। समीना को एक बार फिर अपना दिल सीने में डूबता हुआ महसूस होने लगा।
उसके ज़हन में सबसे पहले पुलिस का ख्याल उभरा था। शायद पुलिस को सलमान के कत्ल का पता चल गया था और वो लोग उसे तलाश करते हुए यहाँ पहुंच गए थे। समीना ने इधर उधर देखा, दरवाजा बदस्तूर डडडलाया जा रहा था और घंटी भी बजाई जा रही थी। समीना की नजरें कमरे की अकबी खिड़की पर थीं। उस खिड़की के पीछे तकरीबन 5 फुट चौड़ा रास्ता था और उसके साथ पीछे वाले मकान की दीवार थी। उसने एक लम्हे को ये सोचा वे खिड़की की तरफ निकलकर अगवी दीवार फांद कर पिछले मकान में कूद जाए, लेकिन उसी लम्हे बाहर से एक आवाज सुनाई दी, बी समीना दरवाजा खोल गए, मैं फकीर हुसैन हूँ। ये आवाज और ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा और फिर दफतन वो उछल पड़ी। ये उनके कॉलेज के पीएन फकीर हुसैन की आवाज थी। वो पलंग से उतरकर नंगे पैर दौड़ती हुई दरवाजे के करीब गई। दरवाजा खोलने से पहले उसने खिड़की से झांक कर देखा। गेट के बाहर कॉलेज का चपरासी फकीर हुसैन खड़ा था। उसके साथ कोई और भी था। समीना दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसने गेट खोला और फकीर हुसैन को अंदर आने के लिए कहकर तेजी से वापिस आ गई। फकीर हुसैन के साथ समीना की सामने वाली पड़ोसन आसिया भी अंदर आई थी। उस वक्त समीना कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उसका जिस्म अब भी पसीने में शराबू था। अरे समीना बीबी, आसिया जल्दी से उसके करीब पहुंच गई। क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तबीयत ठीक नहीं, कल सारा दिन बुखार रहा, रात को भी बुखार था, समीना ने जवाब दिया। और तुम्हारा वो कजन वो कहाँ है? किसी डॉक्टर को बुला रहा होता, आसिया ने कहा। वो तो कल ही लाहौर चला गया था, समीना ने जवाब दिया। फिर फकीर हुसैन की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है फकीर हुसैन, तुम कैसे आए? मैडम ने भेजा है जी, फकीर हुसैन ने जवाब दिया। आप कल भी कॉलेज नहीं आई थी, तुम देख रहे हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं 2 दिन की रुखसत की एप्लीकेशन लिख देती हूँ, मैडम को दे देना, समीना ने कहा और एक कागज लेकर एप्लीकेशन लिखने लगी। ठीक है जी, मैं बता दूंगा कि मैडम को। फकीर हुसैन ने कागज तय करके जेब में रख दिया। समीना बीबी, तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? तबीयत इतनी खराब थी तो दरवाजे में खड़े होकर आवाज ही दे देती, आसिया ने फकीर हुसैन के जाने के बाद कहा। मैं तो सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई थी कि जगह चक्कर आ गया। उसके बाद मैं बिस्तर पर लेट गई, फिर मुझे कुछ सोच नहीं रहा, समीना ने जवाब दिया। 3 बज रहे हैं, तुम लेट जाओ बिस्तर पर, मैं खाना बना कर लाती हूँ। इतनी देर तुम्हारे पास आयशा को भेज देती हूँ, आसिया ने कहा और समीना को कुर्सी से उठाकर बिस्तर पर ले आई। आसिया के जाने के थोड़ी देर बाद उसकी बेटी आयशा आ गई। वो 14-15 साल की लड़की थी। समीना के पास बैठकर बातें करती रही। तकरीबन आधे घंटे बाद आसिया घर से खाना तैयार करके ले आई। समीना की तबीयत नहीं चाह रही थी, लेकिन आसिया ने जबरदस्ती खाना खिला दिया। आसिया 1.5-2 घंटे तक उसके पास बैठी रही। शाम से पहले समीना की तबीयत कुछ संभल गई। घर में उसे वहशत सी होने लगी थी। वो तैयार होकर अपनी एक दोस्त के यहाँ चली गई। उसका घर धोबी घाट के दूसरी तरफ डगलसपुरा में था। नाइला भी उसी के कॉलेज में लेक्चरार थी। वो इस वक्त घर पर ही थी। अरे समीना उसे देखते ही बोली, क्या हुआ तुम्हें? तुम 2 दिन कॉलेज नहीं आई और 2 दिनों में तुमने ये क्या हालत बना ली है? तबीयत ठीक नहीं थी, समीना ने जवाब दिया। घर में अकेले बैठे वहशत हो रही थी। सोचा थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं। अच्छा किया तुमने, आओ मेरे कमरे में आ जाओ। नाइला उसे अपने कमरे में ले आई। समीना रात 11 बजे तक नाइला के पास ही रही। उसे रात का खाना भी वहीं खाया था। नाइला अपने छोटे भाई को साथ लेकर उसे घर तक छोड़ने आई थी। उस रात भी समीना को देर तक नींद नहीं आ सकी थी। उस पर अजीब सी वहशत तारी थी। शारिक का ख्याल बार बार उसके ज़हन में दर आता। वो बार बार सर को झटक देती। वो शारिक के ख्याल से पीछा छुड़ाना चाहती थी, उसे भूल जाना चाहती थी। वो कानून का मुजरिम था, वो कातिल था। उसे शारिक के ख्याल को भी अपने करीब नहीं फटकने देना चाहिए। दिल की नादानी उसकी तबाही का बायस बन सकती है। उसे अकल से काम लेना चाहिए। वो माशरे की एक मुअज़्ज़ज़ फर्द है। लोग उस पर एतमाद करते हैं। वो उस्ताद है। माशरे में उस्ताद का मुकाम तो बहुत आला और राफी होता है, लेकिन इधर लोगों को पता चल गया तो उसने एक मुजरिम को अपने घर में पनाह दी थी। एक कातिल को अपना कजन बताया था और उसके साथ एक शख्स को कत्ल करने में हिस्सा लिया था, तो उसकी जो जिल्लत और रुसवाई होगी उसका वो अंदाजा नहीं लगा सकती थी। लोग उस पर नफरीन करेंगे। उसकी वजह से दूसरे उस्तादों पर से भी वालिदैन का एतमाद उठ जाए था। वो खुद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। खानदान वाले उसकी सूरत देखना भी गवारा नहीं करेंगे। हाँ, उसे सब कुछ भूल जाना चाहिए। अब भी वक्त है। शारिक के ख्याल को ज़हन से झटक देना चाहिए। ये शख्स एक तंग भगोले की तरह उसकी जिंदगी में आया था। उसे उस भगोले की लपेट में आने से बचना होगा। हाँ, वो शारिक को भूल जाएगी। उसके तसव्वुर को भी करीब नहीं फटकने देगी। सुबह जब वो बेदार हुई तो उसका ज़हन बिल्कुल साफ था और वो अपने आप को ताज़ा महसूस कर रही थी। उसने नाश्ता किया और तैयार होकर कॉलेज के लिए रवाना हुई। वो कॉलेज में हस्ब मामूल दर्स व तदरीस में मसरूफ थी। शारिक के बारे में हतमी फैसला कर लेने के बाद उसका ज़हन बिल्कुल साफ हो चुका था। हस्ब मामूल वो 3 बजे घर पहुंची। दोपहर का खाना उसने कॉलेज की कैंटीन से खा लिया था।
उसने नहाकर लिबास बदला, चाय बनाई और बेस के सामने बैठ गए कल के लेक्चर के नोट्स तैयार करने लगी। करीबन 4:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। उसने उठकर दरवाजा खोला। दरमियाने कद का एक भारी भरकम आदमी सामने खड़ा था। उसने लाचा बांधा हुआ था और वाइल का कुर्ता पहना हुआ था। शार गंजा था जिस पर पटका लिपटा हुआ था। शक्ल सूरत और लिबास से वो कोई ठेले वाला या कमाश का कोई आदमी लगता था। उसके हाथ में एक थैला था। क्या बात है, किससे मिलना है? समीना ने पूछा। मेरा नाम नौलख है जी, उस शख्स ने जवाब दिया। मैं फैसलाबाद ही में रहता हूँ, माईदी जुगी। लारी अड्डे के पीछे लाहौर गया हुआ था। शारिक बाबू ने ये चीजें आपके लिए भेजी हैं। क्या? समीना चौंक गई। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, ये वापस ले जाऊं। मैं किसी शारिक को नहीं जानती। आप शायद शारिक बाबू से नाराज हैं। समीना बीबी, नौलखा ने कहा। ये चीजें आप रख लें, इस थैले में एक खत भी है। और शारिक बाबू ने कहा था कि अगर आपको किसी किस्म की परेशानी हुई तो मुझे बता दे। लारी अड्डे की पिछली तरफ बिल्लू साईं का तकिया है, मैं वहीं होता हूँ। किसी से भी मेरा नाम लेकर पूछ ले, आपको पता चल जाएगा। कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता दे। समीना अजीब सी उलझन में मुब्तला हो गई थी। उसने शाहरुख को अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया था। फिर उसका नाम फिर सामने आ गया था। फिर यह सोचकर उसने नौलखा के हाथ से थैला ले लिया कि मुमकिन है इस थैले में रखे हुए खत में शारिक का एड्रेस भी हो। अगर कभी किसी मामले में जरूरत पड़ गई तो उसके पते से वाकिफ तो होगी। कमरे में आकर समीना ने थैला खोले बगैर मेज पर एक तरफ रख दिया और अपना काम करने लगी। लेकिन उसका जहन एक बार फिर उलझ चुका था। शारिक का नाम एक बार फिर उसके दिमाग में सनसनाहट सी पैदा करने लगा था। वो बार बार सर को झटकती रही, मगर शारिक का ख्याल जैसे जहन से चिपक कर रह गया था। उसकी नजरें बार बार थैले की तरफ उड़ रही थी। बिलाकर उसने कलम रख दिया और हाथ बढ़ाकर थैला उठा लिया। प्लास्टिक के सफेद थैले पर अनारकली लाहौर के एक बहुत मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम छपा हुआ था। उसने थैला खोला तो उसकी उंगलियां वोले ओले कांप रही थी। थैले में 2 सूटों का कपड़ा और कुछ खाने की चीजों के अलावा ड्राई फ्रूट भी था। कपड़ों की तह में नीले रंग का लिफाफा भी था। लिफाफा खासा फूला हुआ था। उसने लिफाफा खोला, उसमें करेंसी नोटों के अलावा एक खत भी था। वो खत खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो खत पढ़ रही थी उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। खत पढ़ने के बाद उसने नोट निकालकर गिने 5000 रुपए के। उसने खत, नोट और तमाम चीजें थैले में डाल दी और गिरा लगाकर थैला बेज पर एक तरफ रख दिया। शारिक का खत पढ़ने के बाद समीना एक नई उलझन में मुब्तला हो गई थी। शारिक ने अपनी उस खत में जिन नाज़ाइम का इजहार किया था वो खासे खतरनाक थे। वो इस जंजाल से निकलना चाहती, लेकिन लगता था जैसे वो अपने गिर्द फैलने वाले उस हिसार से कभी नहीं निकल सकेगी। शारिक ने उस खत में यह भी लिखा था कि वो 3-4 दिन बाद आएगा, लेकिन समीना ने तय कर लिया था कि वो उससे नहीं मिलेगी। उसका तरीका भी उसने सोच लिया था। तीसरे रोज उसने 3-4 जोड़े कपड़े और चंद जरूरी चीजें बैग में डाली और नाइला के घर पहुंच गई। उसने कॉलेज में नाइला से बात कर ली थी कि वो चंद रोज के लिए उसके घर रहना चाहती है। नाइला ने कोई एतराज नहीं किया था, बल्कि वो तो बहुत खुश हुई थी। नाइला कोई बच्ची तो थी नहीं कि उसकी किसी मनगढ़ंत कहानी पर यकीन कर लेती। उसने पहली रात समीना से असल बात उगलवा ली, लेकिन समीना ने पूरी बात उसे फिर भी नहीं बताई थी। वो अपने करीब को कैसे बता सकती थी कि शारिक कातिल है और वो भी उसके जुर्म में शरीक हो चुकी है। उसने सिर्फ इतना बताया कि शारिक उसका कजन है और वो कारोबारी सिलसिले में लाहौर से यहाँ आता रहता है। पिछली मर्तबा उसने घर देख लिया था और 4-5 दिन रह कर गया था। अब वो फिर आ रहा है। उसका प्रोग्राम उसके यहाँ रहने का है, लेकिन वो उसे अपने यहाँ रखना नहीं चाहती, इसलिए वो चंद रोज नाइला के यहाँ रहने के लिए आ गई है। शमीना को अपनी दोस्त के यहाँ रहते हुए 8वां दिन था। उस रोज भी सुबह वो दोनों इकट्ठी कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। उनका तांगा जैसे ही कॉलेज के सामने रुका, नीचे उतरते हुए समीना की नजरें बाईं तरफ फुटपाथ पर खड़े हुए एक आदमी की तरफ उठ गई। पैंट शर्ट में मलबूस दराज का नौजवान कॉलेज में आने वाली हर औरत को बड़े गौर से देख रहा था। वो अगरचे क्लीन शेव था, बल्कि उसे देखकर समीना के ज़हन को झटका सा लगा था। दाढ़ी ना होने के बावजूद उसने शारिक को पहचान लिया था। समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चादर इस तरह लपेट ली कि चेहरा पूरी तरह छुप गया। सिर्फ एक आंख खुली रह गई थी। वो तांगे से उतरते ही तेज कदम उठाती हुई गेट की तरफ बढ़ने लगी। गेट में दाखिल होने से पहले गैर इरादी तौर पर उसने पीछे मुड़कर देखा। शारिक उसी की तरफ ही देख रहा था। उसकी नजरें समीना को अपने अंदर तक उतरती हुई महसूस हो रही थी। उसे समझने में देर ना लगी कि शारिक ने उसे पहचान लिया था। गेट पर रश था। लड़कियां जोक दर जोक गेट की तरफ आ रही थी। समीना उन्हें धकेलती हुई गेट में दाखिल हो गई। सब लड़कियां हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। नाइला भी कुछ परेशान सी होगी। वो तेज चलने की कोशिश करते हुए समीना के साथ मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समीना उससे पहले स्टाफ रूम में दाखिल हो चुकी थी।
वो अंदर दाखिल होते ही एक कुर्सी पर गिर गई। उसने चादर उतार कर एक तरफ डाल दी और सर को दोनों हाथों से थाम लिया। 1 मिनट बाद नाइला भी पहुंच गई। क्या हुआ समीना, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी?